तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, आज हम सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे जो कि है साइंस का क्लास 8 के लिए। ठीक है, तो क्लास 8 के लिए इस साइंस का सैम्पल पेपर रहेगा जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं इस क्लास में। ओके, तो हम सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे जो कि क्लास 8 के लिए है मिड टर्म का। जो आपका नेक्स्ट पेपर है वो साइंस का रहेगा। तो इस साइंस के पेपर को अभी हम इसमें इस वाले लेक्चर में सॉल्व करेंगे, इस क्लास में से सॉल्व करने वाले हैं। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों के साथ में रहेगा, बायलैंग्वेज रहेगा। आप इसे और तेज स्पीड में 2x पे कर आप इसे देख सकते हैं। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। जो दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल हैं उनके लिए पेपर है। तो इंग्लिश में भी ओके, इंग्लिश वाला ही रहा। तो इंग्लिश के लिए भी सेम ऐसे ये रहेगा। इसी क्लास में हम दोनों लैंग्वेजेस में डिस्कस करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों को। जो सॉल्यूशन है, मैंने कुछ सॉल्यूशन लिख रखा है और इसके अलावा अगर और भी कुछ आवश्यकता लगेगी तो हम इसको यहाँ पर लिख के समझेंगे। ठीक है, मैं एक बार इसको भी सही कर लूँ। मिनट, इसको साफ कर लेते हैं। ओके, तो हम इस बोर्ड का यूज करते हुए इसको आगे पढ़ेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आपका पेपर जो है वो ना कई खंडों में विभाजित है, जैसे क, ख, ग, घ, ड़। ठीक इसी तरह इंग्लिश में भी ए, बी, सी, डी और ई में। ठीक है, तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं मार्क्स वाइज। ओके, तो खंड का तो हम पहले देखेंगे। ये एक अंकों के इसके अंदर उत्तर रहेंगे, मतलब आपको एक अंक मिलेगा इसके अंदर एक सही उत्तर देने पर। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत है? इंग्लिश में अगर इसे हम पढ़ें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसमें बताना है कि कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो नॉन रिन्यूएबल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताएंगे ये कोयला, यानी कि कोल। सेक्शन बी, सॉरी बी, जो कोयला है ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लकड़ी को कोयले में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब हम द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ द वुड इनटू अ कॉइल इज कॉल्ड, यानी कि जब जो लकड़ी है, वुड है, उसको हम कोयले के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वर्सेशन हो रहा होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कार्बनाइजेशन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में? कार्बनीकरण। तो फसल, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फसलों के साथ उगने वाले अवांछित पौधों को क्या कहा जाता है? मतलब क्या इन चारों में से क्या कहा जाता है? तो इसको खरपतवार कहा जाता है। बहुत आसान सा सवाल है, इसे खरपतवार कहा जाता है। ठीक है, तो अनवांटेड प्लांट्स जो होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो वो वीड्स होते हैं सारे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल का उदाहरण है? तो इनमें से कौन सी जो फसल है वो एक रबी फसल है? ठीक है, देखो इसमें हाँ ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स? सो दैट इज पल्सेस, यानी दालें जो है वो एक रबी फसल है। जो दालें हैं वो एक रबी फसलें हैं। फसलों को पानी देने को क्या कहते हैं? तो ये बहुत आसान सवाल है, सिंचाई कहते हैं। ठीक है, इरिगेशन, इसका आंसर हो जाएगा इरिगेशन। वाटरिंग द क्रॉप्स इज कॉल्ड इरिगेशन। शकरा को अल्कोहल में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, तो इसको इसमें ही पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जिंग ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं इंग्लिश में फर्मिटेशन। तो इसे हम फर्मिटेशन कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी होगा, तो इसमें क्यों कह रहे हैं, इसको फर्मिटेशन भी लिखा आ सकता है। चलिए नेक्स्ट, पौधों द्वारा अपना भोजन स्वयं तैयार करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का नाम बताइए। तो पौधे जो है अपना खाना खुद तैयार करते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको क्लास में कई बार समझाया भी हुआ है ना। जो हमारी ऑफलाइन क्लास होती है इसके अंदर हमने कई बार आपको समझाया हुआ है कि भोजन किस प्रकार से बनाते हैं पौधे। ठीक है, हम केवल पकाते हैं।
भोजन बनाने का काम जो होता है वो पौधों का होता है। तो इस प्रक्रिया का क्या नाम होता है? तो इसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश की तरफ चलेंगे तो द नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ अंडरटेकन बाय द प्लांट्स फॉर द प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड, यानी कि अपना खाना बनाने के लिए वो किस प्रकार कौन जो खाना जिस प्रोसेस से वो अपना बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? सो द नेम इज फोटोसिंथेसिस। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक ईंट को मेज पर 3 अलग अलग तरीकों से रखा गया है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। ईंट द्वारा मेज पर लगाया गया दबाव क्या होगा? तो ये पूछ रहा है कि कौन सी स्थिति के अंदर जो है अधिक दबाव लगेगा, यानी कि ज्यादा प्रेशर लगेगा टेबल पे। तो इसका आंसर हो जाएगा किस में लगेगा? ए वाले पोर्शन में, या बी वाले पोर्शन में, या सी वाले पोर्शन में। तो देखो जहां पर एरिया कम होगा ना वहां पर ज्यादा प्रेशर लगेगा। तो ये वाला एरिया कम है और ये सीधा है, खड़ा है, तो पूरा प्रेशर जो है नीचे टेबल पर लगेगा। तो इसलिए करेक्ट आंसर जो है ए होगा। तो ए वाली सिचुएशन में, ठीक है। चलिए इंग्लिश वाले की तरफ भी चलते हैं और इसमें भी देख लेते हैं। द ए इज द करेक्ट आंसर, मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन विजुअली इम्पेयर्ड के लिए है, तो उसको भी हम सॉल्व करेंगे। हो गया, हाँ, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो शुष्क मौसम में बालों में कंघी करते समय कभी कभी हमारे बाल उड़ते हुए अनुभव होते हैं, इसके लिए उत्तरदायी बल कौन सा है? तो इंग्लिश में पढ़ते हैं एक बार फिर बताएंगे। अच्छा ये आंसर है, ओके ठीक है, यहाँ भी आंसर दिया हुआ है ये वाला। ड्यूरिंग द ड्राई वेदर वाइल द कंबाइनिंग हेयर समटाइम्स वी एक्सपीरियंस हेयर फ्लाइंग अपार्ट द फोर्स रिस्पॉन्सिबल। तो इसके लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स यानी विद्युतीय फोर्स जो होती है वो इसके लिए जिम्मेदार है, विद्युतीय बल। एक सेकंड, इसके लिए जिम्मेदार है इस प्रक्रिया के होने के लिए वो हमारा स्थिर विद्युतीय बल जो होता है वो जिम्मेदार है। आंसर की तरफ चलते हैं। तो आंसर में भी दिशाहीन गलत सब लिखा हुआ। तो विजुअली इम्पेयर्ड जो लोग हैं इनको दिखाई नहीं दे रहा, उनके लिए सवाल था, लेकिन फिर भी आपको करना है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक फोर्स होती है उसकी वजह से जो बाल होते हैं वो हमें कभी कभी खड़े से दिखते हैं, ऊपर की तरफ जाते हुए दिखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हमारी मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल कहलाता है, क्या कहलाता है? जब हमारी मांसपेशियां बल लगाएंगी तो जाहिर सी बात है पेशीय बल ही कहलाता है। जो हमारी मांसपेशियां बल लगाती हैं उससे हम पेशीय बल ही कहते हैं। द फोर्स एक्सटेंडेड बाय आवर मसल्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्सेस, ठीक है। जो मस्कुलर जो हमारे मसल्स जो फोर्स लगाएंगे उसे हम मसल्स फोर्स कहेंगे। प्रति इकाई क्षेत्रफल बल पर लगने वाले बल को हम क्या कह देते हैं? तो प्रति इकाई जो क्षेत्रफल बल लगेगा उसको हम दाब कह देते हैं, प्रेशर, दाब, ठीक है। अगला, फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, उसको हम प्रेशर कह देते हैं। फ्लूइड्स आर यानी तरल पदार्थ इसमें से कौन है? तो तरल पदार्थ यानी जानते हैं हम द्रव्य होता है तरल पदार्थ, तरल पदार्थ द्रव है, ठीक है। तो फ्लूइड्स आर लिक्विड, सॉरी लिक्विड है। आगे चलते हैं। और कभी कभी आप देखेंगे एलपीजी के केस में जो हमारा गैस होता है वह भी लिक्विड फॉर्म में ही होता है। तो इसका आंसर जो है ना, एक मिनट, ये भी हो सकता है, क्योंकि जब एलपीजी आप देखेंगे तो ये गैस जो है लिक्विड फॉर्म में भी हो सकती है। तो आप इसका आंसर सी भी लगा सकते हैं, सी लगाइएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। बी में की तरफ चलते हैं। तो बोथ लिक्विड और गैस दोनों ही जो है वो लिक्विड फॉर्म में यानी फ्लूइड फॉर्म में मिल सकती है। जैसे कि आप एलपीजी जब देखेंगे, एलपीजी में दो जो लिक्विड होती है, गैस जो है वो ना लिक्विड फॉर्म में होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो इसका फुल फॉर्म है। इसलिए कोई नहीं, अब से सी ऑप्शन लगाएंगे जो कि ए और बी दोनों करेक्ट है इसके अंदर।
ठीक है, ए और बी दोनों करेक्ट हैं, इसको छोड़ दें। यदि हम दरवाजे के कब्जों पर तेल लगाते हैं तो वो घर्षण बल, ठीक है, वो घर्षण बल क्या होगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, पूरी तरह गायब हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। जनरल सी बात है, वो घट जाता है, ठीक है, घट जाता है, दैट इज करेक्ट आंसर। 12th क्वेश्चन की तरफ इंग्लिश में देखेंगे। इफ वी अप्लाई ऑयल ऑन द डोर हैंगिंग्स द फ्रिक्शन विल बी इंक्रीज, डिक्रीज, ठीक है, डिसअपियर, अदर विल रिमेन अनचेंज्ड। तो यही बात है कि भाई बिल्कुल तो खत्म नहीं होगा, लेकिन जो है वहां पर जो फ्रिक्शन हो रहा था, जिसमें आवाज आ रही थी, वो अब नहीं आएगी। जो ची ची की आवाज आती है ना, वो नहीं आएगी। अब आराम से दरवाजा जो है खुलेगा और बंद भी हो सकता है, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन जो है वो कम हो गया है, खत्म नहीं हो गया, कम हो गया। चलो हम सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। तो सेक्शन बी को देखेंगे। हिंदी की तरफ चलते हैं। हाँ, खंड ख। तो फल और सब्जियों का इस्तेमाल करने से पहले धोना क्यों उचित है? कोई दो बिंदु बताने, और अथवा में एक सवाल और है, उर्वरक और खाद में अंतर बताना। तो हमने जो क्लास है इसमें कई बार आपको ये समझाया है कि उर्वरक और खाद में क्या अंतर होता है, और लिखवाया भी हुआ है, एनसीईआरटी की बुक में साफ साफ लिखा हुआ है। तो अब बुक को रेफर करेंगे, हम भी अभी आपको आंसर बताते हैं। पहले हम इंग्लिश वाला पढ़ें, फिर इसके बाद हम इसके आंसर की तरफ चलेंगे। तो why is the advisable to wash the advisable to wash fruits and vegetable before using them? Write any 2 points। यानी कि फसलों को, जो फल मिलते हैं हमें, फल मिलती हैं, फल और सब्जियों को पहले धोकर क्यों खाना चाहिए, या फिर यूज करने से पहले क्यों उसको धो लेना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। तो ये दो हैं, दोनों में से आपको कोई एक करना है। और का मतलब होता है कि आपको दोनों में से किसी एक को ही करना है। चलिए हम आंसर की तरफ चलते हैं। जो हमने आंसर पहले से कुछ एक प्रिपेयर किया हुआ लिखा हुआ है, तो हम इसमें देखते हैं, जहाँ इसे हमें जल्दी समझने में आसानी होगी। तो क्यों धो लेना चाहिए? इसमें क्या होता है कि कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, रेत, मिट्टी, सैंड, विजिबल इम्प्योरिटीज, जो मतलब कुछ अशुद्धियां होती हैं, वो सारी हट जाएंगी। जो मिट्टी वगैरह उसमें लगी होगी तो हट जाएंगे। कीटाणु वगैरह होंगे, रोगाणु वगैरह होंगे, तो इससे घट जाते हैं और ये खाने के लिए सुरक्षित हो जाता है, ये ईटेबल, सेफ हो जाता है, ठीक है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं दो। और सेकंड क्वेश्चन जो था इसके और के अंदर, वो और वाला क्वेश्चन जो था, और को लेकर जो था कि भाई फर्टिलाइजर और मैन्योर में, यानी खाद और उर्वरक में अंतर बताना है। तो फर्टिलाइजर जो है केमिकल से बनते हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन जल्दी पहुंचा देते हैं। और जो मैन्योर है वो ऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है। और ये जो इम्प्रोवाइज सॉइल से बनते हैं, स्ट्रक्चर से बनते हैं, रिलेटेड जो होते हैं, इसमें न्यूट्रिशन होता है, और ये स्लोली वर्क करता है। वहीं पर जो हमारा, अगर हिंदी में बोले तो उर्वरक किससे बनता है भाई? रासायनिक से बनता है, और बहुत तेजी से हमारी फसलों को पोषक तत्व प्रदान कर देता है, न्यूट्रिशन दे देता है। लेकिन वही खाद जो है वो जैविक प्रक्रिया से मिट्टी के अंदर बनावट बनता है, घुलता है, और धीरे धीरे पोषक तत्व प्रदान करता है, ठीक है। फर्टिलाइजर में नॉट इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर, ठीक है। तो फर्टिलाइजर जो है ना, उसकी मिट्टी की बनावट को नहीं बनाते, और उल्टा खराब और कर देते हैं, मिट्टी को नहीं सही करते। जबकि मैन्योर जो है उसकी मिट्टी के अंदर उसकी होल्डिंग कैपेसिटी और सॉइल फर्टिलिटी लंबे समय तक के लिए बढ़ा देता है, उसकी जल धारण करने की क्षमता, और काफी लंबे समय तक जो है मिट्टी को साफ रखने की क्षमता, मिट्टी के अंदर उर्वरक उपजाऊ क्षमता बचाए रखने के लिए काम करता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, एक तरफ आपको यहाँ पर फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक लिख देना है, और दूसरी तरफ आपको खाद लिख देना है, ठीक है। तो एक तरफ उर्वरक, एक तरफ खाद, और दोनों तरफ ऐसे पॉइंट्स बना के आपको इन्हीं में से लिख देना है। इसको आप नोट डाउन करिएगा कॉपी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हम निम्नलिखित बीमारियों से कैसे बच सकते हैं? तो पहला है डेंगू और दूसरा है हैजा, ठीक है। चलिए इसमें इंग्लिश में पढ़ते हैं। हाउ कैन वी प्रिवेंट द फॉलोइंग डिजीजेस? तो हम जो फॉलोइंग डिजीजेस से किस तरह से बच सकते हैं? डेंगू एंड कोलेरिया। देखो कोलेरा, हाँ, तो आंसर इसका जो मॉडल आंसर हो सकता है जो हमने किया है वो ये है कि भाई देखो, डेंगू से तो आपको बचने के लिए मच्छरों से बचना पड़ेगा,
ठीक है। तो डेंगू से जो है खड़े पानी को जो बर्तन को साफ रखना है, जैसे एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी आता है इसका, तो कि आपको पानी साफ रखना है, कहीं बर्तन में मतलब पानी जमा नहीं होने देना, अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना, मच्छरदानी का प्रयोग करना है, ठीक है। और जो दुकानों पे मिलते हैं कॉइल्स, ठीक है, जो कॉइल होते हैं जिससे जलाने से मच्छर भाग जाते हैं, उसका प्रयोग करना है। खिड़कियों में जाले लगाए रखने हैं, ठीक है। अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है, जो गमलों के अंदर पानी जमा होता है, आसपास जो चीजें होती हैं वो जमा नहीं होने देना है, और इससे आप डेंगू के मच्छर को पनपने से रोक देंगे, और फिर डेंगू के होने का खतरा ना के बराबर हो जाएगा। अब देखो कॉलेरा यानी हैजा, इससे कैसे बच सकते हैं? तो आपको साफ पानी पीना है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। और प्रॉपर सैनिटेशन रखना है, हैंड वॉश करते रहना है, ठीक है। स्वच्छता, सही स्वच्छता रखनी है और हाथ धोते रहना है। तो आप साफ सफाई का जितना ध्यान रखेंगे उतने ही आपको हैजा से बच सकते हैं, कॉलेरा से बच जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट में हमसे पूछा है हवा में कोयला जलाने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन जो पूछा है कि हवा में अगर आप कोयला जलाएंगे तो कौन सी गैस उत्पन्न होगी। सेकंड पूछा है कि ड्राई क्लीनिंग के लिए विलय के रूप में किस पेट्रोलियम पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो पेट्रोलियम वाले चैप्टर से सवाल पूछा गया है हमसे कि भाई बताइए कि जब ड्राई क्लीनिंग की जा रही होती है तो किस प्रकार का कौन सा पेट्रोलियम पदार्थ जो है प्रयोग में लाया जाता है। तो फर्स्ट अनदर हम एक बार इसको इंग्लिश में भी रीड कर लेंगे, देन हम इसका आंसर की तरफ चलेंगे। तो बर्निंग ऑफ द कोयल इन एयर प्रोड्यूस विच गैस, यानी कौन सी गैस निकलती है जब आप कोयले को बर्न करेंगे। विच पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज्ड सॉल्वेंट फॉर अ ड्राई क्लीन, यानी ड्राई क्लीन करने के लिए कौन सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है वो यूज किया जा रहा है। सो वी आर गोइंग टू आंसर। तो आंसर्स में क्या हो सकते हैं, देखो हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का ए रहेगा, जो कि पूछ रहा है कि अब कोयले को जलाते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, विच इज वेरी इजी आंसर, जिसका बहुत आसान आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम CO2 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि भाई ड्राई क्लीन के लिए, जब आप कपड़े को ड्राई क्लीन के लिए देने जाते हैं तो कौन सा पदार्थ यूज करता है, ठीक है। तो ये है पेट्रोलीन, एथलीन, ठीक है, नाम का एक पदार्थ होता है जिसका वो प्रयोग करता है, पेट्रोलियम पदार्थ का प्रयोग करता है जिससे वो ड्राई क्लीन करता है। तो एक पेट्रोल की तरह ही पदार्थ सा होता है। अच्छा, अभी हमें क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलना है, जिसमें हमसे पूछा गया फुल फॉर्म, निम्नलिखित का पूर्ण रूप लिखिए LPG एंड CNG, ठीक है। इंग्लिश में भी राइट द फुल फॉर्म ऑफ LPG एंड CNG। देखिए तो LPG की आप फुल फॉर्म लिखेंगे लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अब इसके लिक्विड लिख रखा है, लेकिन लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। LPG की कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो LPG यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो कि हमारे घरों में प्रयोग में लाई जाती है, और CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो हमारी गाड़ियों में प्रयोग में लाई जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, हिंदी में भी आप बिल्कुल ऐसे सेम एज इट इज नाम लिखेंगे जैसे इसमें लिखा हुआ है। अगला चलेंगे हम खंड घ की तरफ, खंड घ यानी कि सेक्शन नंबर C की तरफ, जिसके अंदर की आपके 3 मार्क्स के सवाल रहने वाले हैं, जिसमें आपको 3 नंबर के सवाल मिलेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6, आप गलती से संगमरमर के फर्श पर साबुन के पानी से भरी बाल्टी गिरा देते हैं, क्या इससे आपके लिए फर्श पर चलना आसान हो जाएगा या मुश्किल हो जाएगा, क्यों? तो आपने क्या किया, एक बाल्टी में सरफ का पानी लिया या साबुन का पानी लिया और उसे एक बहुत चिकने फर्श पे गिरा दिया, तो उसके बाद आप की स्थिति क्या होगी, क्या आप आसानी से चल पाएंगे या फिर चलना मुश्किल हो जाएगा? दोनों स्थिति में हमें बताना है वाई, ऐसा क्यों होगा। अब देखो अगला सवाल जो है अथवा में एक और सवाल बताया गया है, जिसको भी हम पढ़ेंगे भी, अथवा यानी कि दोनों में से कोई एक करना है। दो सतहों के बीच घर्षण कैसे काम किया जाता है, कोई 3 बिंदु बताने। 3 नंबर का सवाल है तो आपको कम से कम 3 बिंदु तो लिखने ही होंगे। मैं सजेस्ट करूंगा आप कम से कम 4 बिंदु लिखें, 4 बिंदु लिखें। चलिए इंग्लिश में पढ़ते हैं। यू स्प्लिट अ बकेट ऑन द सॉपी वाटर ऑन अ मार्बल फ्लोर। आपने एक मार्बल फ्लोर पर
यानी कि जो टाइल लगी हुई फ्लोर होते हैं, इस पर आपने क्या किया, एक आपका साबुन वाला पानी एक्सीडेंटली गिर गया। वुड इट मेक इट द इजीली और मोर डिफिकल्ट फॉर योर वॉक ऑन द फ्लोर, वाई? तो ये बताना है कि क्यों उस पर चलना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। और नेक्स्ट सिक्स्थ का और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ कैन फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस विल सरफेस बी रिड्यूस, राइट एनी 3 पॉइंट्स। तो ये बताना है कि भाई किसी भी तरह फ्रिक्शन, किस तरह से फ्रिक्शन जो है दो सतहों के बीच में काम करता है और उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, सॉल्व करते हैं। एक सेकेंड। तो सेक्शन सी का शॉर्ट आंसर है जो कि क्वेश्चन नंबर 6 से 8 तक रहेगा। 3 नंबर का सवाल है तो 3 पॉइंट कम से कम आपको लिखने होंगे। तो इसमें क्या बताया है कि भाई अगर आप पानी गिरा देते हैं, यानी सोफे, अगर आपका सॉपेबल वाटर, जो सॉपी वाटर है वो अगर मार्बल्स पे गिर जाता है तो वहां पर चलना जो है वो मोर डिफिकल्ट हो जाएगा, यानी कि पहले से ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि जो सॉपी वाटर होगा वो क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा फ्रिक्शन को। ठीक है, बिटवीन सोप फुट एंड फ्लोर। तो फुट और फ्लोर के बीच में, यानी पैरों के बीच में और फ्लोर के बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो बहुत कम हो जाएगा, तो ये स्लीपी बन जाएगा, इस पे आप गिर सकते हैं। ठीक है, यू में स्लिप देयर, तो आप वहां पर गिर सकते हैं, इसलिए आपको वहां पर बच के चलना पड़ेगा और बहुत मुश्किल हो जाएगा उस पर चलना। हिंदी में देख लेते हैं, उस पर ज्यादा मुश्किल हो जाएगा चलना, क्योंकि साबुन वाला पानी पैरों और फर्श के बीच के घर्षण को कम कर देता है और फर्श जो है फिसलन बढ़ जाती है, चीला हो जाता है और फिर फिसलन जो वहां पे बढ़ जाती है। तो देखिए अगला जो सवाल पूछा था कि भाई फ्रिक्शन जो है वो किस तरीके से कम किया जा सकता है, अथवा का सवाल है। इसी क्वेश्चन के अंदर हमसे अथवा में एक सवाल और पूछा गया था कि आप फ्रिक्शन को किस प्रकार से कम करेंगे या फिर कम कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो इसके लिए फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन को घटाने के लिए हम क्या करते हैं, ल्यूब्रिकेंट्स का यूज करते हैं, यानी स्नेहक या फिर तेल या ग्रीस कह सकते हैं। दोनों सरफेस के बीच में आप ग्रीस लगा दीजिए तो वो कम हो जाएगा। जैसे आप साइकिल के चेन में हम क्या करते हैं, तेल डलवाते हैं, ल्यूब्रिकेंट डलवाते हैं, गाड़ियों में भी डलता है जिससे इंजन सही चल सके। मेक सरफेस और स्मूथर और पॉलिश देम, तो उसको सतहों को चिकना करना चाहिए या फिर पॉलिश कर देना चाहिए, जिससे भी क्या होता है कि जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाता है और उसकी घिसावट जो है वो कम हो जाएगी। यूज रोल एंड द बेल्स बियरिंग टू कन्वर्ट स्लाइड इनटू अ रोल फ्रिक्शन। तो हमें क्या करना है कि रोलर या फिर बेयरिंग का यूज करके हमें क्या कर जो रेलिंग घर्षण को उसे कम कर देना है। जब आपने देखा होगा साइकिल के अंदर एक रेलिंग लगी रहती है इस तरीके की, इसमें छोटे छोटे गोल गोल से बॉल्स लगी रहती हैं और ये जो है आसानी से घूमने में मदद करती है, इसमें ग्रीस भरा रहता है और ये आसानी से घूम जाती हैं। जैसे पंखे के अंदर भी ये बेरिंग लगी रहती है तो इसमें बाल बेरिंग भी कहते हैं। ठीक है, बाल बेरिंग कहते हैं इसको। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे फ्रैक्शन कम कर रहे थे, अब देखिए 7वां क्वेश्चन जो हमें बता रहा है, 7वां क्वेश्चन क्या करने को कह रहा है हमें। 7वां क्वेश्चन जो बता रहा है वो कह रहा है कि किन्हीं दो प्रतिजीवियों के नाम लिखिए। ठीक है, यानी कि दो प्रतिजीवी बैक्टीरिया के नाम लिखने हैं और बिस्कुट जैसे सूखे खाद्य पदार्थ आसानी से खराब नहीं होते, बताना है क्यों। खामी से बने किन्हीं दो खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। तो ये 3 क्वेश्चन है जो कि एक में ही है और इसके अलावा अथवा करके भी आपसे सवाल पूछा गया है। अथवा करके भी बोला गया कि अगर आप ऊपर वाला नहीं कर रहे तो नीचे वाले तीनों का जवाब दें, लेकिन तीनों का एक साथ जवाब देना है, या तो इसमें से 3 इसमें से 3, ऐसा नहीं करना कि इसमें से 2 दे दिए फिर एक इसमें से दे दिया, ऐसा नहीं। तब वो तीनों को ग्रुप के अंदर ही आंसर करना है, या तो आपको ऊपर के ग्रुप को आंसर करिए या नीचे वाले ग्रुप को आंसर करिए। तो सूक्ष्म जीव क्या है ये बताना है, सूक्ष्म जीव के 4 समूहों के नाम बताने हैं, विषाणु और अन्य सूक्ष्म जीवों से किस प्रकार भिन्न है। तो विषाणु और सूक्ष्म जीव में क्या अंतर है, एक किस प्रकार अलग है। तो एक बार हम आंसर पे जाने से पहले हम एक बार इसको इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। तो नेम एनी टू एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स का नाम बताना है, प्रतिजीवी। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स का नाम बताना है जिससे हमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्राप्त होती है। तो अगला है ड्राई फूड आइटम्स वुड बी बिस्किट, ड्राई फूड आइटम्स लाइक बिस्किट डू नॉट स्पॉइल इजिली, वाई। तो जो हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं या फिर हमारे बिस्किट्स होते हैं वो जल्दी खत्म, मतलब खराब नहीं होते, ऐसा क्यों। नेम एनी 2 फूड आइटम प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग ईस्ट। आपको 2 ऐसे
फूड आइटम्स का नाम बताना है जो कि ईस्ट से बनते हैं। और के अंदर क्या सवाल पूछा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के नाम बताने हैं, 4 मेजर ग्रुप्स बताने हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। हाउ आर द वायरस इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर माइक्रोब्स। तो वायरस और जो है बाकी के जो माइक्रोब्स हैं यानी कि छोटे सूक्ष्म जीवी हैं वो उससे अलग कैसे हैं। तो चलिए एक बार आंसर की तरफ चलते हैं, इसे हम डिटेल डिस्कस करेंगे आंसर के अंदर। तो 2 एंटीबायोटिक्स के नाम तो आपको याद ही रखने होंगे, ठीक है। तो एक है पेनिसिलिन और दूसरा स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो ये आपको याद ही कर लेना है, ठीक है। ये जनरली पेपर में पूछा जाता है। ठीक है। ड्राई फूड लाइक बिस्किट नॉट स्पॉइल इजिली बिकॉज दे आर वेरी लो मॉइस्चर कंटेंट, यानी कि उसमें पानी की मात्रा जो है बहुत कम होती है, लो वाटर एक्टिविटी, इसमें पानी कम होता है, इसीलिए जो हमारा ड्राई फ्रूट्स यानी कि जैसे बिस्किट वगैरह, नमकीन वगैरह जो है वो खराब नहीं होती जल्दी। तो बिस्कुट जैसे सूखे खाद्य पदार्थ खराब नहीं होते क्योंकि उसमें निम्न मात्रा में नमी होती है, जिससे उसमें सूक्ष्मजीव जो है वो पनप नहीं पाते यानी कि बढ़ नहीं पाते, ठीक है। तो अब सी ग्रुप मतलब इस ग्रुप के आखिरी क्वेश्चन यानी सी पे चलेंगे। तो फूड आइटम मेड अप द ईस्ट, तो जो मेड ईस्ट से बने हुए फूड आइटम है जिसमें ब्रेड है, बीर है, और येट वी बेस्ड केक, और केक भी जो है वो उसी से बना होता है। खामीर से बनने वाले है ब्रेड और बियर, और जो बनता है खामीर से वो केक भी बनता है जिसे इसी से बनता है, ईस्ट से भी जो फूल जाता है, ठीक है। जैसे आपने छोले भटूरे में भटूरे को देखा होगा, उसको फुला देते हैं तो उसके अंदर भी ईस्ट ही रहता है। नेक्स्ट, अच्छा एक फर्स्ट वाला ग्रुप था जिसके अंदर 1 2 3 ABC तक सवाल थे, और एक सेकंड ग्रुप है जिसके अंदर भी ABC तक 3 ग्रुप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज अ टिनी लिविंग, अच्छा ये बोल रहा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आंखों से मतलब क्या होते हैं, और इसको 4 ग्रुप्स के अंदर में बांटना था, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म टिनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके अंदर हम बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ और वायरस को लगते हैं, नॉट विजिबल बाय द नेक्ड आइज। तो सवाल ये था, एक मिनट हम सवाल की तरफ दोबारा चलते हैं कि भाई सूक्ष्म जीव क्या है, व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, व्हाट आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द टिनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि वो बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते, नॉट विजिबल टू नेक्ड आई, यानी कि जिनको आप आंखों से नहीं देख सकते। तो सूक्ष्म जीवी जो ऐसे छोटे जीव होते हैं जिनको आप आंखों से नहीं देखा जा सकता, जैसे कि बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ और वायरस। तो आपको इसको 4 समूह में बांटना है, तो वो 4 समूह भी इसी के अंदर साथ में आ गए, तो बैक्टीरिया, फंगई और प्रोटोजोआ एंड वायरस, ठीक है। इसको हम प्रोटोजोआ पढ़ते हैं प्रोटेस्ट करके, प्रोटोजोआ, तो ये भी सेम है, ठीक है। तो अब इसको 4 बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ और वायरस, तो इसको आप 4 भागों में बांट सकते हैं इसको आसानी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो वो है विषाणु अन्य जीव से किस प्रकार भिन्न है। अच्छा ये भी बताना था कि जो भाई वायरस जो है वो किस प्रकार से डिफरेंट है अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से। तो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से किस प्रकार से वायरस जो है वो भिन्न होता है, चलो इसको हम समझते हैं। तो वायरस आर द डिफरेंट फ्रॉम अ स्पिलर एंड नीड अ लिविंग होस्ट टू रिप्रोड्यूस। तो ये वाली बात वापस है कि भाई देखो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको जीवित रहने के करने के लिए होस्ट चाहिए होता है, वो ऐसे नहीं बढ़ सकते, उनको होस्ट चाहिए होगा, यानी कि वो परजीवी होते हैं, और रिप्रोड्यूस करने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए उनको क्या चाहिए होगा, कोई होस्ट चाहिए होगा, कोई दूसरी बॉडी चाहिए होगी जिसके अंदर वो जाके अपने आप को अधिक से अधिक मात्रा में बढ़ा सके, और वो असेल्युलर होते हैं, ठीक है। यानी कि हो गया, तो वो कोशिकाहीन होते हैं, उसमें कोशिका नहीं होती, तो इस वजह से वो असेल्युलर होते हैं, यानी इनमें कोशिका नहीं होती, और इसलिए वो दूसरे जो अन्य हम जीवाणु पढ़ रहे हैं उनसे अलग होते हैं। तो वायरस अलग है क्योंकि उसमें कोशिकाहीन होते हैं, वो उसमें कोशिका नहीं होती, वे अपनी प्रकृति बनाए रखने और जीवित रखने के लिए मेजबान की आवश्यकता पड़ती है, यानी होस्ट की आवश्यकता पड़ती है। ये परजीवी होते हैं, दूसरे पर ही निर्भर रहते हैं, ठीक है। अब देखो अब अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 तो पहले पढ़े, उसके बाद तो नीचे दिए गए चित्र को आप ध्यानपूर्वक देखना है और ये बताना है कि एक में 200 ml है, एक में 200 ml है, इसमें 40 ml है, इसमें 400 ml है, इसमें 40 ml है, ठीक है। तो इसमें सवाल नंबर 1 आंसर ही देना है कि प्रत्येक बर्तन
बर्तन के आधार पर घटते दबाव क्रम में इन्हें व्यवस्थित कीजिए। तो हमें ये बताना है कि भाई किस में, एक सेकंड, हाँ, आपको ये ऑब्जर्व करके फिगर आउट करना है कि भाई ये बताइए कि जो आपको ये नीचे फिगर्स दी गई हैं, ये 200 मिलीलीटर, 40 मिलीलीटर, 400 मिलीलीटर और 40 ml, तो इसमें आपको अलग अलग तरीकों से ये बताया गया है, मतलब अलग अलग प्रकार के बर्तन दिए गए हैं और बताया गया है कि किस में प्रेशर जो है पानी का सबसे अधिक होगा। तो सबसे पानी का जो प्रेशर अधिक होगा वो किस में होगा, उसके अकॉर्डिंगली इसको अरेंज करना है, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि घटते क्रम में। तो यानी कि सबसे ज्यादा जिसमें होगा उसको सबसे आगे रखना है और फिर उसके बाद छोटा 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 और सबसे छोटा लास्ट में जाएगा। तो सबसे ज्यादा जो होने वाला है वो बी में होने वाला है, तो सबसे आगे हम रखेंगे बी को, ठीक है, और फिर उसके बाद हम रखेंगे कि भाई डी को, फिर उसके बाद हम ये देते हैं ए को, फिर उसके बाद सी को। तो इस फॉर्म में आपको ये बात लिख देनी है। अब देखो, आप बोलोगे कि ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो भी बड़ी चीज है, ठीक है, जो जितनी लंबी चीज है और जितने कम क्षेत्र पर वो बल लग रहा है, ठीक है, जितने कम क्षेत्र पे बल लगेगा उसी को हम आगे बल कहते हैं, मतलब उसी को हम दबाव कहते हैं। तो ज्यादा प्रेशर जो है वो ज्यादा बड़ी चीज और लंबी चीज पे पड़ेगा, क्योंकि ये प्रेशर जो है ऊपर से नीचे की तरफ पानी को धकेल रहा है, ठीक है। इसमें भी ठीक ऐसी बात है कि ऊपर से नीचे की तरफ पानी को धकेला जा रहा है। तो ये जो ऊपर से नीचे की तरफ पानी को धकेला जाता है, तब उसमें दबाव यानी बल जो है वो अधिक मात्रा में लगा जाता है, तो उसी को हम दबाव कह देते हैं, ठीक है। तो उन्हें घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ये बताया गया है कि कोई सबसे पहले क्या सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, नंबर 1 पे तो ये रह जाएगा, नंबर 2 पे ये रह जाएगा, नंबर 3 पे ये है और नंबर 4 पर ये है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको घटते क्रम में लगा सकते हैं। घटते क्रम में यानी सबसे बड़ा, उससे छोटा, फिर थोड़ा उससे और छोटा, फिर सबसे छोटा, तो इस तरह से लगाते हैं। तो प्रत्येक बर्तन के आधार पर दबाव में अंतर का कारण स्पष्ट कीजिए, यानी कि हर जो बर्तन जो है, आपके पास जो भी बर्तन है उसमें अलग अलग तरह के दबाव लगते हैं, इसका कारण आपको बताना है, ठीक। तो क्या हो सकता है इसका कारण, देखो कि जो भी जितनी ऊंची चीज है, ठीक है, जो भी जितनी ऊपर की, मतलब जितनी भी ऊंचाई है, जिसका ग्रेटेस्ट वाटर हाइट है, तो उस पर जो है ज्यादा बल लगता है, ठीक है। तो रीजन ये है कि प्रेशर एट द गिवन डिपेस्ट ऑन द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम अबाउट द पॉइंट, ठीक है, हाइट ग्रेटर प्रेशर, तो नॉट ऑन स्लोप और द टोटल वैल्यू। तो जो हाइट होती है, जो उसी के अकॉर्डिंगली जो है बल लगाया जाता है, उसी तरीके से बल जो है काम करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कि क्या गैस उस बर्तन की दीवार पर भी दबाव डालती है जिसमें उसने रखा जाता है। तो अब गैस को चाहे किसी में भी रखो, ठीक है, वो जो है अपना प्रेशर मेंटेन करके रखता है और वो है अब उसकी दीवारों पर अपना प्रेशर लगाता रहता है, ठीक है। तो जो प्रेशर गैस जो है उसको, वो आपके जो बर्तन है जिसमें भी आपने उसको जमा करके रखा हुआ है उस पर ही प्रेशर लगाता रहेगा, ठीक है। तो जो गैस से होती है वो भी दबाव डालती है और वो अपने गैस से जो होती हैं वो दबाव डालती हैं, और वो कहाँ दबाव डालती हैं, वो अपने दीवारों पे, जो अपने बर्तन होंगे उस बर्तन के दीवारों पर अपना दबाव डालती है। तो जो गैसें भी होती हैं वो भी अपने बर्तनों की दीवारों पर दबाव डालती हैं, ठीक है। तो जो गैसें हैं वो भी अपने बर्तनों पर, अपने जो चीजें हैं उस पर दबाव डाल रही हैं, ठीक है। तो अपने बर्तन की दीवारों पर, यानी कि जैसे इसमें आप गैस भर दें तो जो है ना इस दीवारों पर प्रेशर मारते हैं। तो अब मान लीजिए आपने इसमें गैस भर दिया है और ये पूरा फुल है गैस से, अगर यहाँ से एक छोटा सा छेद हो जाए तो सारी गैस जो है इस दीवार की तरफ प्रेशर मारते हुए बाहर की तरफ निकल जाएगी, ठीक है। तो गैस जो है वो अपनी दीवारों की तरफ प्रेशर मारती है, आप इसमें थोड़ा छेद कर दीजिए, सारी गैस जो है इसी वाले छेद से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो वो अपनी दीवारों के आसपास हमेशा प्रेशर बना के रखती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दृष्टिबाधित छात्रों के लिए प्रश्न है, तो हम इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दबाव की परिभाषा पूछ रहे हैं और पतली पट्टियों की तुलना में चौड़ी पट्टियों वाले स्कूल बैग को उठाना अधिक लाभ और आरामदायक होता है, क्यों, इसे बात की जा रही है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे।
एक बार इंग्लिश में पढ़ लें, देन वी विल गो थ्रू द आंसर. गिव मी 1 minute, or should I clean it? I think it should be clean where it is. Okay, it's now. तो फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन है, बट वी विल सॉल्व दिस. कि डिफाइन द प्रेशर, तो हमें प्रेशर को डिफाइन करना है. व्हाई इट्स द कंफर्टेबल टू लिफ्ट अ बैग विद अ ब्रॉड स्टेप देन द थिन स्टेप. तो यानी कि जो हम स्कूल बैग लेके जाते हैं तो उसकी जो स्ट्रिप्स होती हैं जिसको हम अपने कंधे पे टांगते हैं वो चौड़ी होनी चाहिए, इसके बजाय कि पतली वाली जो होती है. तो कौन सी वाली जो है कंफर्टेबल होती है? तो जनरली बड़ी वाली कंफर्टेबल होती है. वाई? क्योंकि इसके अंदर एरिया बड़ा होता है तो प्रेशर कम लग रहा होता है, इसका एरिया छोटा होता है तो प्रेशर ज्यादा लग रहा होता है हमारे कंधों पर. चलिए अभी से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं अपने आंसर वाले आंसर की में से. हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था कि भाई प्रेशर को डिफाइन करना है, तो प्रेशर को डिफाइन आप कैसे करेंगे? तो प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि जिसमें भी जो यूनिट है, जितना भी आपके जहां पर आप लगा रहे हैं फोर्स, वो किस प्रकार से लगाया जा रहा है. ठीक है, पर यूनिट यानी एक यूनिट पे प्रेशर जो है वो फोर्स अपॉन एरिया, इसका फॉर्मूला ये होता है. यानी कि कितना फोर्स लगाया जा रहा है और किस एरिया पे लगाया जा रहा है. अगर आप जितनी छोटे एरिया पे जितना ज्यादा बल लगाएंगे तो उसको प्रेशर कह लेते हैं. ठीक है, प्रति इकाई क्षेत्र पर लगाया गया दबाव जो है उसे हम दबाव बटे बल का क्षेत्रफल, यानी कि जितना बल लगा रहा है प्रेशर क्या है, जितना फोर्स लग रहा है और कितना एरिया है, इस पर डिसाइड करता है कि कितना प्रेशर लगेगा. ठीक है, तो अब बी वाला पार्ट देखते हैं. तो बॉर्डर स्ट्रैप डिस्ट्रीब्यूट वेट ओवर द लार्ज एरिया. तो जितना बड़ा जो हमारे जो स्कूल बैग के स्ट्रैप्स होंगे, ठीक है, उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा. तो रिड्यूस द प्रेशर ऑन शोल्डर, हम इसको क्यों यूज करते हैं? ताकि हमारे जो शोल्डर्स पे प्रेशर आ रहा है वो कम हो जाए और ये मोर कंफर्टेबल, और ये उसको हम कंफर्टेबल बना सकें, बच्चे उसको आसानी से उठा सकें. तो एक बार हिंदी में पढ़ते हैं. चौड़ी पट्टियां भार वाले क्षेत्रफल में फैलती हैं और कंधे पे दबाव कम महसूस होता है और उसे उठाने में आरामदायक होता है, इसीलिए हमारे स्कूल बैग की जो पट्टियां होती हैं वो चौड़ी होती हैं. चलिए नेक्स्ट. अच्छा, नेक्स्ट तो हमारे पास सेक्शन डी आ जाएगा. तो एक बार हम सेक्शन डी यानी कि खंड घ की तरफ चलते हैं. खंड घ में हमारे पहला जो क्वेश्चन है वो 9वां क्वेश्चन है, और इसके अंदर जो मार्क्स रहेंगे वो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, यानी कि प्रत्येक सही उत्तर के आपको 5 मार्क्स मिलने हैं. देखिए, आपको करना सारा पेपर होता है, क्योंकि आपको गलत के नंबर नहीं कटेंगे. अगर आपका सही मिल रहा है तो आपका सही है तो आपको 5 मार्क्स मिलते ही हैं. तो एक बार इंग्लिश की तरफ भी देखें. तो सेक्शन डी जो कि फिल इन द ब्लैंक्स के लिए है. ठीक है, आपको सुटेबल वर्ड्स का फिल इसके अंदर भरना है, और ये 5 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं. सो हम पहले इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, देन वी विल गो थ्रू द हिंदी. कॉमन वीड grow among the crops is dash is the process of cutting and the gathering the repeat crops. ठीक है, leguminous plant fix dash in the soil. cod liver oil is a rich in dash. खरीफ crops are sown in dash session. So आपको इसके अंदर गैस करना है कि क्या आ सकता है. ठीक है, जब तक हम हिंदी वाला पढ़ते हैं और देन हम इसके आंसर की तरफ चलेंगे. तो फसलों में उगने वाला एक सामान्य खरपतवार डैश है. ठीक है, तो आपको एक खरपतवार का नाम बताना है. इसके अंदर जो आप बुक देखेंगे फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही आपको क्रॉप में मिल जाएगा. डैश पकी हुई फसलों को काटने और इकट्ठा करने की प्रक्रिया है. तो यानी कि आप उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके अंदर आप फसलों को काटेंगे और उसे इकट्ठा करेंगे. फलीदार पौधे मिट्टी में डैश स्थिर करते हैं. तो जो फलीदार पौधे यानी कि जो दाल वाले पौधे होते हैं जिनमें फली होती है, तो वो मिट्टी के अंदर किसकी मात्रा बढ़ा देते हैं, कुछ इस तरह से सवाल है. तो कॉड लीवर तेल डैश से भरपूर होता है. ठीक है, यानी कि कॉड लीवर ऑयल जो होता है वो किस चीजों से क्या क्या उसमें मिलता है. खरीफ की फसल डैश मौसम में बोई जाती है, ये बताना. चलिए आंसर की तरफ चलते हैं, देन हम इस पर डिस्कस करेंगे. तो देखिए, पहले एक कॉमन हमें वीट का नाम बताना था, यानी कि एक कॉमन खरपतवार जो सामान्य रूप से उग जाता है. ठीक है, तो इसका हम नाम दे सकते हैं परथेनियम. ठीक है, आप इसे हिंदी में बुक के अंदर ढूंढेंगे तो आपको बुक के अंदर और भी नाम मिलेंगे, इसको आप खुद ही ढूंढना है.
अच्छा, सेकंड था कि जब फसल पक चुकी है तो फिर उसको काटने के लिए हम कौन सी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, तो हमसे हिंदी में तो कटाई बोल सकते हैं, इंग्लिश में हार्वेस्टिंग बोलते हैं। तो आप हार्वेस्टिंग, हिंदी वाले जो बच्चे हैं वो भी हार्वेस्टिंग ऐसे करके लिख सकते हैं, जिससे हम क्या करते हैं भाई, पौधे पकने के बाद उसको हम काटते हैं तो हार्वेस्टिंग करते हैं। वैसे कटाई हमारे हिंदी वाली बुक के अंदर प्रयोग किया गया, तो आप कटाई लिखें, ये भी सही है। ठीक है, तीसरा हमसे पूछा गया था कि भाई जो फलीदार पौधे होते हैं, अच्छा दलहनी सब लिख गया है, फलीदार जो पौधे होते हैं वो मिट्टी के अंदर क्या पहुंचा देते हैं, तो नाइट्रोजन पहुंचा देते हैं और नाइट्रोजन फिक्स कर देते हैं। ठीक है, उसके अंदर नाइट्रोजन पहुंचाते हैं जिससे उसकी उपजाऊ क्षमता जो है वो बढ़ जाती है, इसीलिए उसको उगाते हैं। तो कॉड लीवर ऑयल, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर विटामिन ए की मात्रा भरपूर होती है। तो कॉड लीवर ऑयल के अंदर विटामिन की मात्रा भरपूर होती है, प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो खरीफ का क्रॉप्स जो है, खरीफ क्रॉप्स, हाँ, तो खरीफ क्रॉप्स जो है ये हमेशा मानसून में बोई जाती है। ठीक है, खरीफ क्रॉप्स जो होती है वो मानसून के समय में बोई जाती है, जैसे चावल। स्टेट, ओके, फर्स्ट हमें आंसर क्वेश्चन पढ़ना है, देन वी विल गो थ्रू द आंसर। एक बार इसको भी साफ करें। तो प्रश्न संख्या 10 की तरफ पहुंच चुके हैं, जिसमें सत्य असत्य बताना है। घर्षण हमारे लिए सदैव उपयोगी होता है क्या? आपको आंसर बताना है, पहले आप गैस करेंगे, अपने आप लिखेंगे, फिर हम इसके आंसर की तरफ चलते हैं। स्नेहक का उपयोग करके घर्षण को कम किया जा सकता है। घर्षण संपर्क क्षेत्र पर निर्भर करता है। चौथा, साबुन लगा फर्श घर्षण बढ़ने के कारण फिसलन भरा होता है। और घर्षण सदैव अपेक्षाकृत गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है, तो अभी आप इसके आंसर आप सोचिए, जब तक हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। हिंदी वाले बच्चे सोचेंगे इसका आंसर, जब तक हम इंग्लिश में एक बार इसको रीड करेंगे क्या हो सकता है, देन हम इसके आंसर को गो थ्रू करेंगे। फ्रिक्शन इज ऑलवेज यूज फॉर अस, आपको ट्रू और फॉल्स में आंसर देना। अगेन मैं आपको बता दूं, इसमें भी इंग्लिश में ट्रू एंड फॉल्स में आंसर देना, सेम क्वेश्चन है। तो फ्रिक्शन इज ऑलवेज यूजफुल टू अस। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय द यूजिंग लुब्रिकेंट। Friction is dependent on the area of contact. A soppy floor sleepy due to the increased friction. Friction always work in a opposite direction to the relative motions. ठीक है, तो यानी कि फ्रिक्शन जो है वो हमेशा यूजफुल होता है। लुब्रिकेंट कैन बी रिड्यूस द फ्रिक्शन, यानी कि लुब्रिकेंट्स कैन जो होता है वो रिड्यूस कर सकते हैं फ्रिक्शन को। और फ्रिक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, तो फ्रिक्शन जो है केवल जहां पर दो चीजें मिल रही हो वहीं पर ही वर्क कर सकता है। ठीक है, जब जब दो चीजें आपस में कांटेक्ट में आती हैं तभी फ्रिक्शन काम करता है। क्या? सॉपी फ्लोर, यानी कि जो साबुन वाला फ्लोर है जिसपे साबुन का पानी गिर चुका है। स्लीपी ड्यू टू इंक्रीज द फ्रिक्शन, वो स्लीपी हो जाता है क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो बढ़ रहा है। फ्रिक्शन ऑलवेज वर्क इन अपोजिट डायरेक्शन टू द रिलेटिव मोशन, क्या फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है क्या? चलिए अभी इसमें हम आंसर चेक करते हैं, आंसर देखते हैं। तो फर्स्ट, जैसे इसे नाम से पता चल रहा है कि भाई हमेशा तो उस फ्रिक्शन जो है वो सही नहीं होता। ठीक है, सो फर्स्ट इज फॉल्स। कि भाई जो बोला गया कि भाई हमेशा क्या फ्रिक्शन सही होता है, तो बिल्कुल नहीं, हमेशा फ्रिक्शन जो है वो सही हो ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। फ्रिक्शन से हमारी मशीनें घिस जाती हैं, ठीक है, टायर घिस जाते हैं जिससे कि नुकसान होता है। ओके, आगे नंबरिंग इसमें आई थिंक गलत हो गई है, ठीक है कोई नहीं। तो अ सॉपी फ्लोर इज स्लीपी ड्यू टू इंक्रीज द फ्रिक्शन, तो गलत है क्योंकि वो फ्रिक्शन इंक्रीज नहीं करता, वो फ्रिक्शन को कम कर देता है। ठीक है, यानी कि जो पानी से, अच्छा ये इस वाले का आंसर इसमें दिया गया। ठीक है, इससे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या स्नेहक का उपयोग करके घर्षण को कम किया जा सकता है। बिल्कुल सही है, हम इसको खुद ही सॉल्व करते हैं, आंसर में नहीं मिल रहा है। तो स्नेहक का उपयोग करके हम इससे घर्षण को कम किया जा सकता है। घर्षण संपर्क क्षेत्र पर निर्भर करता है, तो घर्षण जो है संपर्क क्षेत्र पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही है, संपर्क क्षेत्र पर लगता है। साबुन लगा फर्श घर्षण बढ़ने के कारण फिसलन भरा हो जाता है, तो बढ़ने के कारण नहीं, कम होने के कारण, घटने के कारण। ठीक है, तो आंसर गलत है। घर्षण सदैव सापेक्ष गति में विपरीत दिशा में कार्य करता है। चलिए
देखते हैं क्या हमेशा जो घर्षण है वो विपरीत दिशा में काम करता है। अरे क्या गया। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि भाई ये हमेशा विपरीत दिशा में काम करे। हालांकि जो बल होता है जब हम चलते हैं तो वो विपरीत दिशा में काम कर सकता है, लेकिन यहाँ पर ये हमेशा इस तरह से काम करे ऐसा जरूरी नहीं है, पर वो तो और फिसल के आगे बढ़वा देता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया हमारा, ये फॉल्स है। आगे चले 11th की तरफ। 11th क्वेश्चन, वन्य जीव अभ्यारण्य और चिड़ियाघर में अंतर स्पष्ट कीजिए। कोई 3 बिंदु लिखने हैं कि भाई वन्य जीव अभ्यारण्य और चिड़ियाघर में किस प्रकार से अंतर होते हैं, और साथ में बी पार्ट भी दिया है, वनों की कटाई के कारण कोई 2 कारण लिखिए कि वनों की कटाई आखिर क्यों की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 11, डिफरेंस बिटवीन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड जू। तो आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जू के बीच में डिफरेंस बताना है, और बी पार्ट जो है वो कह रहा है कि राइट एनी 2 केसेस ऑफ द डिफॉरेस्टेशन एंड देयर इज आल्सो और हमें अथवा करके और सवाल दिया गया। इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसको दोनों को सॉल्व करते हैं, देन वी विल गो थ्रू आउट देम। वेयर इट इज, ओके। हाँ, तो हम चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं इसे। अच्छा, ये वाला रह गया क्या? एक, तो आई थिंक कि 4th क्वेश्चन के अंदर 10th क्वेश्चन के अंदर जो 5th वाला है वो रह गया है, फ्रिक्शन वाला। ओके, इसको मैंने गलत बता दिया। 1 मिनट, इसके अंदर हम कुछ करेक्शन करेंगे कि सापेक्ष गति में चलता है, ये बिल्कुल सही है, मैं यहाँ पे फोर्स समझ गया। ठीक है, तो घर्षण जो है वो हमेशा सापेक्ष गति में विपरीत दिशा में कार्य करता है, यानी कि आप इस तरफ को फिसलेंगे तो आगे की तरफ खिसकेंगे और पीछे की तरफ गिर जाएंगे। ठीक है, तो ये हमेशा सापेक्ष गति में कार्य करता है। फ्रिक्शन ऑलवेज वर्क इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो अपोजिट डायरेक्शन, तो ये वाला है सही है। ठीक है, इसका आंसर जो होना चाहिए वो करेक्ट सही होगा। ठीक है, ये ट्रू है, ये लाइन जो लिखी गई है ये ट्रू लिखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये इसमें मेरे को अभी दिखा, तो ये सही है, इसका आंसर करेक्ट है। यस, इसका आंसर होगा ट्रू। चलिए आगे चलते हैं। हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जू के अंदर अंतर ढूंढ रहे हैं। ठीक है, चलो। हाँ, तो ये लिखा हुआ है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जू के अंदर कोई हमें अंतर बताया गया है, अंतर बताना है। ठीक है, तो देखो कि सबसे पहले उद्देश्य क्या होता है वन्य जीव अभ्यारण्य के, क्यों है। ठीक है, पर्पस क्या है वन्य जीव अभ्यारण्य का। तो वन्य जीव अभ्यारण्य को हमने क्यों बनाया है, फॉर प्रोटेक्ट देयर एनिमल इन देयर नेचुरल हैबिटेट, यानी कि उनको अपनी प्राकृतिक आवास में रखना है, जानवरों को हमें प्राकृतिक आवास में रखना है। और जबकि हमने चिड़ियाघर को क्यों बनाया है, तो कीप एनिमल इन क्लोजर फॉर द डिस्प्ले। तो यहाँ पर हमने एनिमल्स को किस लिए, प्रदर्शनी के लिए लगाया है, हमें प्रदर्शनी कर रहे हैं जानवरों की, शिक्षा के लिए, यानी कि लोगों को दिखाने के लिए जानवरों को, और प्रजनन के लिए पिंजरे में रखा जाता है, और इसके लिए ताकि वो ब्रीडिंग कर सके, यानी अपनी आबादी को बढ़ा सके, इसके लिए उनको हम पिंजरे में रखते हैं। तो चिड़ियाघर जो है ना एक पिंजड़ा घर है डायरेक्टली। ठीक है, जू इज अ केज, केव है, एक तरह का केज है जिसके अंदर उनको बंद करके रखा जा रहा है, केज है, तो उसके अंदर उनको बंद करके रखा जाता है। ठीक है, लोगों के लिए, लोगों को भी दिखाया जाता है और उसमें रखा जाता है। लेकिन जो वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र है, सेंचुरीज हैं, वो उनके प्राकृतिक आवास की तरह डेवलप किया जाता है। और दूसरा पर देखेंगे हम, दूसरा पॉइंट कि इसमें हमें फ्रीडम को लेकर, तो जो जनरली जो होता है ना, जो सेंचुरीज होती हैं, तो इसके अंदर एनिमल जो है वो फ्रीली एक लार्ज एरिया के अंदर मूव कर सकते हैं, और जू के अंदर जो है वो काफी इनक्लोजर हो जाता है, उनको पिंजड़े के अंदर ही ज्यादा अधिकतर समय रखा जाता है। वन्य जीव में जो है वो बड़े क्षेत्र में घूम सकते हैं, चिड़ियाघरों में वो पिंजरे में सीमित रहते हैं। ठीक है, पब्लिक एक्सेस, तो सेंचुरी हैज द लिमिटेड कंट्रोल विजिटेशन टू प्रोटेक्ट हैबिटेट। तो सेंचुरी में ना बहुत कम लोग जा सकते हैं और उसमें काफी प्रोटेक्शन भी होती है। और वहीं जू है, मतलब जो चिड़ियाघर है, इसके अंदर डिजिग्नेशन है पब्लिक विजिट एंड एजुकेशन। तो जू के अंदर कोई भी जा सकता है, टिकट खरीदे, और कोई भी आराम से जा सकता है। तो आपको जब इसे एग्जाम में लिखना होगा तो एग्जाम में आप कुछ इस तरह से लिखेंगे, इस तरफ आप लिख देंगे सेंचुरी के बारे में और इस तरफ लिख देंगे जू के बारे में, यानी चिड़ियाघर के बारे में, और दोनों के पॉइंट इस तरह के करके दिखा देना है आपको। ठीक है, इस तरह से अगर आप पॉइंट्स में लिखेंगे
तो आपको इस तरह से लिखेंगे तो आपके टीचर को चेक करने में आसानी होगी और आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, पूरे मिल सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अभी हम क्या पब्लिक एक्सेस के बारे में बात कर रहे थे। तो अब सेंचुरी के अंदर पब्लिक एक्सेस होता है लेकिन सीमित रूप से होता है। ठीक है, और बहुत कम लोगों को देखने दिया जाता है, जाने दिया जाता है उसके अंदर। और चिड़ियाघर में आम दर्शक जा सकते हैं, आराम से टिकट लीजिए और आप जाइए। ठीक है, तो ये था हमारा प्रश्न संख्या 11। अच्छा, इसके अंदर एक और है कि वनों की कटाई के 2 कारण लिखिए। तो हम वनों की कटाई क्यों कर रहे हैं, इसके भी हमें 2 कारण बताने हैं। वाई वी आर कटिंग द ट्रीज, हम डिफॉरेस्टेशन क्यों कर रहे हैं, इसके भी हमें 2 रीजन बताने हैं। तो 2 केसेस ऑफ द डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, 2 केसेस बताने हैं कि क्यों कर रहे हैं। तो फर्स्ट इज लॉगिंग फॉर द टिम्बर, हमें क्या चाहिए, लकड़ियों के लिए वृक्ष की कटाई कर रहे हैं। ठीक है, वृक्षों की कटाई क्यों कर रहे हैं कि भाई हमें लकड़ियां चाहिए, और कृषि हेतु भूमि चाहिए, यानी कि हमें क्या कहती है, कन्वर्जन ऑफ द फॉरेस्ट टू एग्रीकल्चरल लैंड। ठीक है, और लोगों को बसाने के लिए भी, अर्बनाइजेशन, शहर बनाने के लिए भी हमें क्या चाहिए, जगह चाहिए। एक तो हमें लकड़ी चाहिए जिससे हम क्या बना सकें, लकड़ी चाहिए जिससे हम क्या बना सकें, एक मिनट, हमें लकड़ी चाहिए जिससे हम बना सकें फर्नीचर। ठीक है, हम जिससे बना सकें अपने सोफे, जिससे हम अपने बना सकते हैं अपने दरवाजे, खिड़कियां, इन सबको बनाने के लिए हमें लकड़ी की आवश्यकता होती है। और साथ ही साथ जहां पेड़ है वहां पे पेड़ों को काट के वहां पर रिहायशी इलाके बनाए जाएंगे, शहर बसाए जाएंगे। ठीक है, और साथ में लोगों को कृषि करने के लिए भी भूमि चाहिए, तो इसलिए हम तेजी से पेड़ काट रहे हैं, जो कि गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हम वन्य जीव सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। तो हम वन्य जीवों को कैसे बचाएंगे, हम वन्य जीव की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, कोई 3 तरीके सुझाइए। हमें कोई 3 तरीके बताने हैं कि आप वन्य जीवों की सुरक्षा कैसे करेंगे। दुर्लभ प्रजातियां क्या है और उसके 2 उदाहरण भी देने हैं। तो चलिए एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन द बायो, अच्छा ये कर लिया हमने, और वाला कर रहे हैं। तो हाउ, हाउ वी कैन प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ। ठीक है, हम वाइल्ड लाइफ को किस प्रकार से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सजेस्ट एनी एनी 3 वेज। तो हमको 3 तरीके बताने हैं कि हम किस तरीके से वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो व्हाट आर द रेयर स्पीसीज, रेयर स्पीसीज क्या है, कोई 2 एग्जांपल भी हमें साथ में देने हैं। तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं और चेक करते हैं कि हम देखो वाइल्ड लाइफ को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। तो वे ऑफ प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ, देयर आर 3, मतलब 3 तरीके बताएं। क्रिएट अ प्रोटेक्शन एरिया, जैसे कि सेंचुरी और रिजर्व्स। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यही बताया गया है कि आपको क्या करना है कि एक संरक्षित क्षेत्र बनाना है। सबसे पहला संरक्षित क्षेत्र बनाना है, और शिकारियों को रोकना है, कानून लागू करना है। ऐसा नहीं है कि आपने कानून बना दिया, उसको लागू भी करना है। स्टॉप द पोचिंग और इन्फोर्स द लॉ, दैट इज सेकंड। आपको क्या करना है, कानून बनाना है और पोचिंग को रुकवानी है, यानी शिकारी को रोकना है। कम्युनिटी अवेयरनेस एंड हैबिटेट रिस्टोरेशन, तीसरा ये हो गया, यानी कि आप क्या करो, लोगों को जागरूक करो, सामाजिक रूप से जागरूक करना और पुनर्स्थापना करना। ठीक है, जानवरों को पुनर्स्थापित करो अपने उनके नेचुरल हैबिटेट में, तो इससे वो काफी लंबे समय तक रहेंगे और वो अपनी आबादी भी बढ़ा पाएंगे। ठीक है, और उनको रहने में कंफर्टेबिलिटी रहेगी। सेकंड कि भाई रेयर स्पीसीज के बारे में बताना था। तो रेयर स्पीसीज कौन सी स्पीसीज होती हैं जो कि अब पॉपुलेशन में बहुत लो हैं, जिनके ऊपर थ्रेट है कि वो खत्म हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए टाइगर, ठीक है, और वन हॉर्न्ड रियन, या फिर ब्लैक बग्स कह लेते हैं, यानी काला हिरण, इस तरह से। तो दुर्लभ प्रजातियां जिनकी संख्या जो है कम है, ठीक है, जिनकी जनसंख्या बहुत ही ज्यादा कम है, वो दुर्लभ प्रजातियां कहलाती हैं। इनको संरक्षित करने की बात कही गई है, जैसे बाघ, एक सींग वाला गेंडा, ब्लैक बग यानी काला हिरण, या काला हिरण कह सकते हैं, जिसकी संख्या हमें बहुत कम देखने को मिल रही है, जो कि पूरी तरीके से धरती से विलुप्त होने के कगार पर शामिल होती हैं। उन जातियों को हम दुर्लभ प्रजाति
रेयर स्पीसीज कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम सेक्शन ई की तरफ चलते हैं। तो सेक्शन ई यानी कि खंड अड़ा। खंड अड़ा, चलिए इसे पढ़ते हैं। राधे स्कूल जाने के लिए कारपूलिंग इस्तेमाल करना पसंद करता है। कारपूलिंग मतलब एक कार में दो चार ज्यादा लोग बैठ के। अन्य अवसरों पर वह निजी वाहन के बजाय सार्वजनिक वाहन का उपयोग करना पसंद करता है। छोटी दूरी के लिए वह पैदल या साइकिल से जाता है। तो अब बताना है कि कारपूलिंग के क्या लाभ है। ठीक है, आपके अनुसार छोटी दूरी के लिए परिवहन का कौन सा साधन सबसे अच्छा है? अच्छा, अब हमें क्या करना है, सी या डी में से किसी एक का उत्तर देना है। चलो सी भी पढ़ लेते हैं। तो हम एक सेकेंड, हाँ, तो सी, हम अपनी ओर से जीवाश्म ईंधन को कैसे कम कर सकते हैं? कोई दो बिंदु सुझाइए। तो आपको बताना है कि हम जीवाश्म ईंधन को किस प्रकार से कम कर सकते हैं, जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को किस प्रकार से कम कर पाएंगे। और या फिर या यानी कि ऑप्शनल सवाल दूसरा है कि वाहन चलाते समय पेट्रोल डीजल बचाने के लिए आरपीसी द्वारा सुझाए गए RCRA, सॉरी PCRA, सॉरी पी है, PCRA ने क्या सुझाव दिए हैं? ठीक है, दो सुझाव बताने। तो हम पहले वाले से शुरू करते हैं। कारपूलिंग यानी कि क्या लाभ है? तो कारपूलिंग में क्या होता है कि एक व्यक्ति जो है वो बैठ के, एक गाड़ी में बैठ के दो व्यक्ति जा सकते हैं। अच्छा, इंग्लिश मीडियम के लिए भी मैं निकालूं, एक मिनट। तो इसे आपको ध्यान से पढ़ना है। राधे प्रेफर टू गो स्कूल बाय कारपूलिंग, ऑन देयर ओकेजन ही लाइक टू ऑप्ट द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो कभी कभी वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी यूज कर लेता है। 1 सेकेंड, तो कभी कभी वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी यूज कर लेता है। ओकेजनली वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करता है, कभी कभी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट भी यूज कर लेता है, और शॉर्ट डिस्टेंस को चलने के लिए वॉकिंग और बाइसिकल का यूज कर लेता है। तो हमें बताना है कि व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ कारपूलिंग। ठीक है, यानी कारपूलिंग के क्या लाभ हो सकते हैं। तो कारपूलिंग से क्या होता है कि भाई जो फ्यूल है उसका कंजम्पशन कम होता है। ठीक है, तो उससे हमारा खर्च जो है वो ट्रेवल कॉस्ट भी कम हो जाता है, और ट्रैफिक भी कम होता है, क्योंकि अगर ज्यादा कारें बाहर जाएंगी तो ज्यादा ट्रैफिक करेंगी। कारपूलिंग में क्या होता है कि एक साथ ही दो तीन लोग, जितनी भी सीटें होती हैं कार में, उतने लोगों को बैठा के साथ में ले जाया जाता है, जो कि उसी सेम दिशा की तरफ जा रहे होते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है कि भाई छोटी दूरी के लिए, आपको छोटी दूरी के लिए कौन सा परिवहन साधन अपनाना चाहिए? स्मॉल डिस्टेंस कवर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? स्मॉल डिस्टेंस, जो शॉर्ट डिस्टेंस होते हैं, उसको कवर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो बेस्ट मीन फॉर द शॉर्ट डिस्टेंस इज वॉकिंग और बाइसिकलिंग। तो आप साइकिल से जा सकते हैं, जिससे कि क्या होगा कि जीरो फ्यूल लगेगा और पॉल्यूशन भी जो है वो जीरो होगा। पैदल जा सकते हैं या फिर उस बाइसिकल से जा सकते हैं। ठीक है, छोटी दूरी के लिए सबसे अच्छा साधन, तो छोटी दूरी के लिए सबसे अच्छा साधन कौन सा है? तो पैदल साइकिल, यानी कि आप पैदल चलो साइकिल से। ठीक है, छोटी दूरी चलने के लिए आप पैदल चलें, साइकिल से चलें, तो उसके लिए स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, हेल्थ भी रहेगा, और प्रदूषण से ईंधन से प्रदूषण भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अटेम्प्ट सी और डी दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना है। देखिए, अच्छा, हम ये पढ़ चुके हैं सवाल। हाँ, तो वाहन चलाते समय पेट्रोल डीजल बचाने के लिए, अच्छा पहले ऊपर वाला है, हम अपनी ओर से जीवाश्म ईंधन की खपत कैसे कम कर सकते हैं? तो कोई दो बिंदु बताने हैं कि हम किस प्रकार से जो फॉसिल फ्यूल है, ठीक है, जो फॉसिल फ्यूल है इसका यूज कम कर सकते हैं। देखिए, तो ओके, तो हम इसका कैसे कर सकते हैं? कारपूल करके, ट्रांसपोर्टेशन, वॉकिंग, छोटे डिस्टेंस को हम वॉकिंग से कवर करके, साइकिल चला के, शॉर्ट शॉर्ट, फिर द इफिशिएंट फ्यूल व्हीकल, यानी कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज करें। तो इससे हम क्या करेंगे, जीवाश्म जो ईंधन है हमारे, फॉसिल फ्यूल है, उसको हम कम कर पाएंगे। ठीक है, तो जीवाश्म ईंधन के उपयोग घटाने के उपाय क्या हो सकते हैं कि सार्वजनिक परिवहन को यूज करें। ठीक है, कारपूल का उपयोग करें, छोटी दूर के लिए पैदल या फिर साइकिल का कुशलता पूर्वक हम यूज कर सकते हैं, जो कि अच्छे ईंधन वाले वाहन होते हैं, जैसे कि ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल का हम जैसी चीजों का हम प्रयोग कर सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं।
अच्छा, तो आरसीबी द्वारा सुझाया गया कुछ नियम बताने हैं। पीसीआरए द्वारा सुलझाया गया नियमों को बताना है। पीसीआरए ने क्या क्या नियम हमें बताए हैं जिससे कि आप ईंधन बचा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको टायर के अंदर हवा को चेक करनी है, प्रेशर चेक करना है, टायर का सही होना चाहिए, यानी टायर में हवा अच्छी होनी चाहिए। अचानक तेज गति से गाड़ी को ना बढ़ाएं, धीरे धीरे गाड़ी को चलाएं। इंजन और अधिक समय चलाकर ना रखें, यानी कि इंजन की जरूरत होने पर, यानी रेड लाइट आने पर आप इंजन को ऑफ कर दें। संतुलित गति बनाए रखें, और गति जो है ना, जैसे नहीं अचानक हमने बहुत ज्यादा बढ़ा दी, अचानक बहुत ज्यादा कम कर दी, आप एक एवरेज गति को मेंटेन करके चलें, जिससे कि आपका इंजन जो है वो कम फ्यूल को कंज्यूम करेगा, यानी फ्यूल की खपत जो होगी वो कम होगी। ठीक है, तो टिप्स टू सेव द पेट्रोल एंड डीजल व्हाइल द ड्राइविंग। सो मेंटेन द प्रॉपर टायर प्रेशर, यानी कि आपके टायर में हवा प्रॉपर होनी चाहिए। अवॉइडिंग द सडन एक्सेलरेशन, आपको तेज एक्सेलरेट नहीं कर देना है गाड़ी को। अननेसेसरी जो चीजें होती, मतलब अननेसेसरी रीडिंग, यानी कि आपको गाड़ी चला के, मतलब गाड़ी चालू करके ऐसे छोड़ नहीं देना है। इंजन हमेशा ऑन नहीं रखना। ड्राइव द स्टे स्पीड, आपको एक स्टेबल स्पीड पे चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, काफी ज्यादा टाइम दे दिया हमने इस क्वेश्चन को। तो 13वां क्वेश्चन है जिसको कि आप इसे पढ़ेंगे। ठीक है, कि रेणु ने अपनी दादी को घर पर आम अचार बनाते देखा। उन्होंने कच्चे आम के कटे हुए टुकड़े 2 जार में डाले। ठीक है, उसने अपने कटे हुए 2 जार में डाले, फिर दोनों में से एक जार को ढेर सारा नमक और तेल डाला। फिर उन्होंने दोनों जार को धूप में रख दिया। कुछ दिनों बाद रेणु ने जार को देखने गई तो उसने पाया कि जार में कुछ रोगाणुओं की वृद्धि हुई थी। उसने वह जार अपनी दादी को दिखाया, जिन्होंने जार की सामग्री फेंक दी। उपयुक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, अब हमें इसको पढ़ लिया है, इसको 2 बार कम से कम, इस पैसेज को ना आपको कम से कम 2 बार पढ़ना होगा। तो आप इसे 2 बार पढ़ेंगे तो इसके बाद जो भी चीजें आप पूछे गई हैं प्रश्न, इसका उत्तर आप दे सकते हैं। खाद्य संरक्षण के सामान्य विधि क्या है? कोई 2 विधियां बताइए। तो किस प्रकार से आप खाद्य की संरक्षण कर सकते हो? यदि रोगाणु वाले जार की सामग्री खा ली जाए तो क्या होगा, यह बताना। फिर सी और डी में से कोई एक बताना है। पाश्चुरीकरण क्या होता है? आम के टुकड़ों में नमक और तेल को क्यों डाला गया जाता है? तो आम के टुकड़ों में, यानी आम का अचार बनाते समय उसमें नमक और तेल की भारी मात्रा में क्यों डाली गया? तो इंग्लिश में भी सेक्शन ई के अंदर क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, इसको आपको पढ़ना है। इसको आप वीडियो पॉज कीजिए और ध्यान से आप इसे पढ़िए। जैसे Renu observed that the grandma preparing mango pilk at home. She put cut pieces of raising mangoes 2 jars. Then added a lots of salt and oil to one of the jars, but the mistakenly left the other one. लेकिन मिस्टेकली वो ना दूसरे वाले जार के अंदर और तेल वगैरह डालना भूल गई। Then she kept a jar on the sun, और उसको सूरज की रोशनी में रख दिया। After a few days, Renu went to see the jars. She found that one jar there was gone of the microbes, यानी कि एक जार के अंदर उसने देखा कि उसके अंदर माइक्रोब्स आ गए व्हाइट। She showed the jar to grandma. She threw away on the content of the jar. तो उन्होंने उस जार को बाहर फेंक दिया। So now you need to give the answer of these questions. अब आपको इस सारे क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड कराने हैं। So question number A is that कि what are the common method of the food preserving? तो ये बताना है कौन सा कॉमन मेथड है जिससे आप फूड को प्रिजर्व करते हो। स्टे एनी 2, कोई 2 भी बता देना है। तो what would happen if a contents of jar which had microbes were consumed? क्या होता अगर जिसमें माइक्रोब्स आ गए हैं उस जार को कंज्यूम कर लिया जाता तो। So we will go through the answer in detail. आप जो सोचें और आप फिर उसके बाद जब मैं इस वीडियो को रोककर फिर आप देखें कि आपका आंसर सही है या नहीं। तो कॉमनली आप जो खाने को प्रिजर्व करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं? तो हम कोई 2 तरह का मेथड यूज कर सकते हैं, जैसे कि साल्ट, नमक डाल के, ठीक है, तेल डाल के, या फिर उसको सुखा के। आपने देखा होगा बहुत सारे फल जो होते हैं सूखने के बाद ही बिकते हैं, जैसे कि फिग यानी अंजीर। रेफ्रिजरेशन, आप उसको रेफ्रिजरेटर में डाल सकते हैं खाने को बचाने के रखने के लिए। और कैनिंग, प्लिकिंग यानी अचार बना देना, डिब्बे में बंद कर देना। तो खाद्य संरक्षण यानी खाने को बचा के रखने के लिए कुछ विधियां जो हैं वो ये हैं कि भाई नमक डाल दो उसमें, तेल द्वारा संरक्षण कर दो, सूखा रखना,
या फिर फ्रिज जो है ना उसमें रख देना, डिब्बा बंद, या फिर पैकिंग जो है पैकिंग कर देना कि भाई आप इसके अच्छी तरीके से अब इसका अचार बना दो या फिर इसको सही तरीके से पैक कर लो, ठीक है, प्रोसेस कर दो। तो इससे आप क्या करते हैं, खाद को बचा लेते हैं, खाद को प्रोसेस कर लेते हैं। खाने को, खाद मतलब यहाँ पर खाने से है, ये खाद लिखा हुआ है, इस खाद का मतलब खाने से, फूड से। हाँ, तो सी सवाल है पाश्चराइजेशन क्या है, तो पाश्चरीकरण क्या है, और नमक और टुकड़ों को आम के अंदर नमक और तेल के, आम के टुकड़ों में नमक और तेल क्यों डाला गया, ये भी सवाल है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। अच्छा, एक सवाल तो रह गया ना, हाँ, कि अगर वो खाना खा मतलब वो ऐसे रोगाणु वाला जार से अचार खा लेते तो क्या होता, तो उनसे अगर वो जार खाई जाती तो भोजन जनित रोग, अतिसार, उल्टी और संक्रमण हो सकता था, फूड पॉइजनिंग वगैरह जिसे हम कहते हैं वो हो सकता था, ठीक है। फूड पॉइजनिंग यानी कि अतिसार या फिर भोजन जनित रोग इस तरह से हो जाती हैं, और इलीगल सॉरी इलनेस, इलनेस मतलब बीमारी हो सकती है, जैसे वॉमिटिंग हो सकती है जनरली, वगैरह पॉसिबल इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है इन चीजों से, ठीक है, जिसके अंदर आप माइक्रोब्स वाली चीजों अगर आप खा रहे हैं तो उससे ये सारी चीजें होने का खतरा बहुत ज्यादा ही बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया था कि पाश्चराइजेशन क्या है। तो पाश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है, ठीक है, जिसके अंदर क्या करते हैं, एक निर्धारित तापमान पर, एक फिक्स टेम्परेचर पर एक समय तक गर्म कर लेते हैं चीजों को, जैसे दूध को गर्म कर लेते हैं। आप ये दूध के अंदर देखेंगे, जनरली दूध के अंदर लिखा रहता है पाश्चराइजेशन, ठीक है। तो एक क्या करते हैं, फूड को या फिर लिक्विड जैसे कि मिल्क को हम क्या करते हैं कि स्पेसिफिक टेम्परेचर पर गर्म कर लेते हैं, जिससे कि उसके सारे बैक्टीरिया जो है मर जाते हैं, और फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को हटाकर फिर उसको एक मतलब एक लिमिट तक ठंडा किया जाता है, और फिर उसके बाद उसको पैक करके बेच दिया जाता है, ठीक है। तो पाश्चराइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं, जो रोगजनक जीवाणु होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हम उनको मारने का काम करते हैं पाश्चराइजेशन के अंदर, ठीक है, गर्म कर देते हैं तो जिससे वो मर जाते हैं। दूध के अंदर जनरली ऐसा किया जाता है। अभी अगला सवाल हमसे पूछा गया था कि भाई नमक और तेल क्यों डालते हैं खाने में, ठीक है, टुकड़ों में, आम के टुकड़ों में नमक और तेल क्यों डाला गया, अचार के अंदर नमक और तेल क्यों डाला गया, ठीक है, जिसे आप इसके अंदर पढ़ सकते हैं। तो नमक और तेल इसलिए डाले जाते हैं क्योंकि नमक से आर्द्रता कम हो जाती है, ठीक है, कि नमक से मॉइस्चर जो होता है वो खत्म कर देता है, ठीक है, और तेल सतह पर परत बनाकर माइक्रोब्स वृद्धि को रोकता है। तो जो तेल है ना वो सतह पर आ जाता है, यानी कि ऊपर की तरफ एक लेयर बना देता है, जिससे कि क्या होता है कि आप जो है उस लेयर जो है प्रोटेक्ट करता है कि भाई एयर जो है वो अंदर की तरफ ना जाए, ठीक है। और इसे इनबिल्ट जो माइक्रो ग्रोथ है, माइक्रोब्स की ग्रोथ है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उसकी ग्रोथ को इफेक्ट करता है, उसको वृद्धि होने से रोक देता है। तो इसलिए ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं उग पाते उसमें, उसके अंदर, ठीक है। और माइक्रोब्स के लिए जो नीचे हैं उनके लिए सांस भी जानी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि ऊपर से जो है ऑयल जो है वो अपनी परत जमा लेता है, तो अंदर की तरफ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 14th क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप रोकेंगे और फिर इसको पढ़ेंगे, ठीक है, वीडियो पॉज करना है, देन आपको इसको पढ़ना है। तो हम सिर्फ सीधे सवाल की तरफ चलते हैं, ठीक इसी तरह इंग्लिश मीडियम का भी मैं बता देता हूँ। तो इसको आपको पॉज करना है क्योंकि हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लंबी क्लास हो जाएगी अगर मैं इसे पढ़ूँ तो आपको इसको वीडियो को पॉज करना है और देन पढ़ना है। अगर आपको सैम्पल पेपर वगैरह चाहिए, हार्ड कॉपी में चाहिए, तो आपके पास जो नंबर होंगे हमारे, ठीक है, आप उसमें हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो डिस्क्रिप्शन होगा उसके अंदर भी मैं डलवा दूंगा हमारा फ़ोन नंबर, तो आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो आप इसे पढ़ लिया होगा, सपोज मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने इसे पढ़ लिया होगा, आप इसे क्वेश्चन भी पढ़ें, ठीक है, ये इसके क्वेश्चन से पढ़ते हैं। तो वनों और वन्य जीव के क्या उत्पाद प्राप्त होते हैं, तो वन और वन्य जीवों से हमें क्या क्या उत्पाद प्राप्त होते हैं, कोई दो बताने हैं। बी में ऐसे संगठन का नाम बताइए जो जानवरों को मारने या अवैध शिकार के खिलाफ काम कर रहा है। तो ऐसे संगठन का नाम बताना है जो कि जानवरों को मारने के खिलाफ काम कर रहा है। हम वन्य और वन्य जीवों के संरक्षण में कैसे मदद कर सकते हैं, यानी कि हम जानवरों को कैसे बचा सकते हैं। आप अपने इलाके की हरित संपदा के रखरखाव में कैसे योगदान दे सकते हैं। आपके द्वारा किए जाने वाले 2 कार्यों की सूची बनानी है कि आप किस तरीके से जो हमारे आसपास
वन्य चीजें हैं उनको संरक्षण किस प्रकार से दे सकते हैं, और आप इलाके की हरित संपदा के रख रखाव में किस प्रकार से योगदान दे पाएंगे, हमें ये बताना है। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। आप इंग्लिश वाले हैं तो आप इजी पढ़ेंगे। व्हाट आर द प्रोडक्शन टू बी ऑब्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ से हमें क्या मिलता है, फॉरेस्ट से हमें क्या मिलता है। नेम एनी ऑर्गेनाइजेशन। एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो वो कर रहा है जो काम करती है अगेंस्ट द किलिंग ऑफ द अगेंस्ट द किलिंग ऑफ द पोचिंग ऑफ एनिमल, जो जानवरों को बचाने के लिए काम करती है, पोचिंग के खिलाफ काम करती है। और आपको सी या डी ही अटेम्प्ट करना है। हाउ कैन वी हेल्प इन द कन्वर्जिंग द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो हम कैसे बचा सकते हैं, कन्वर्जेशन कैसे कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं, कंजर्विंग कैसे कर सकते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को। हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट द मेंटेनेंस ऑफ द ग्रीन वेल्थ ऑफ लोकेलिटी। आप कैसे ग्रीन वेल्थ को अपनी लोकेलिटी में बचा के रखेंगे, आपकी जो संपदा है हरित संपदा, इसको अपनी लोकेलिटी में कैसे बचा के रखेंगे, इस पर आपको विचार करना है। तो लिस्ट एनी 2 एक्शन टू बी टेकन बाय यू, यानी कोई भी 2 एक्शन आपको बताने कि आप किस प्रकार से लेंगे। ठीक है, ठीक इसी तरह हिंदी में भी। और हम इसके आंसर की तरफ चलते हैं। तो सो फर्स्ट इज 14 का ए। तो द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ वी गेट दैट इज टिम्बर, यानी लकड़ियां मिलती हैं, मेडिसिन दवाइयां बनाई जाती हैं, प्लांट्स मिलते हैं, मेडिकल प्लांट्स मिलते हैं, वहां पर जड़ी बूटियां, फ्रूट्स मिलते हैं, रिजेंस, फ्लूट, वुड। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें मिलती हैं, कोई भी आप 2 लिख सकते हैं। तो लकड़ियां मिलती हैं, औषधि पौधे मिलते हैं, फल मिलता है, रेजिन, ईंधन, ये सारी चीजें जो है हमें जानवरों मतलब पेड़ों से, वन्य जीवों से मिलती हैं। नेम और मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना था जो कि पोचिंग के अगेंस्ट काम करते हैं, यानी कि जो है वो शिकार के विरुद्ध, जो जानवरों का शिकार कर रहे हैं उनके विरुद्ध काम करते हैं। तो उनका उसका नाम है WWF, यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, और वर्ल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, या फिर प्रोजेक्ट टाइगर। तो ये सारे जो हैं पोचिंग के खिलाफ काम करने वाले पोचिंग के खिलाफ काम करने वाले संस्थाएं हैं। हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है, आप इंग्लिश से ही देख के लिखेंगे, ये वाला लिख सकते हैं। ठीक है, जो कि पोचिंग के खिलाफ काम कर रहे हैं। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, यानी जानवरों को, टाइगर को बचाने के लिए चलाया गया था, जो भारत सरकार ने चलाया था। तो हाउ कैन बी, अच्छा हम पेड़ों को कैसे बचा सकते हैं, हाउ कैन वी कंजर्व द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो हम कैसे बचा सकते हैं, तो सबसे पहले कि हम क्या करेंगे, स्थानीय वृक्ष रोपण करेंगे, यानी कि जो हमारे पास पेड़ पौधे हैं उसको रोपण करेंगे। अवैध काटना शिकार करने का विरोध करेंगे। ठीक है, संरक्षित क्षेत्रों का समर्थन करेंगे और जागरूकता को बढ़ाना पड़ेगा। जागरूकता बढ़ाना, आप ये कॉमन लाइन है, आप सब जगह लिख सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें जरूरत होती है जागरूकता को बढ़ाने की। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि भाई प्लांट्स का निवेशन करेंगे, यानी प्लांट्स, नए प्लांट्स लगाएंगे। अवॉइडिंग द प्रोडक्ट इलीगल जो कटिंग है और पोचिंग है, इसको हम रोकेंगे। और सपोर्ट करेंगे प्रोटेक्टेड एरिया को। ठीक है, ताकि उसमें कोई ना जाए और वो नेचुरल हैबिटेट बन सके जानवरों के लिए और पेड़ों के लिए भी। और राइज अवेयर, लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी इस बात को लेकर। ठीक है, तो अभी डी क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था कि आप अपने इलाके में, ठीक है, इसका डी क्वेश्चन, सी और डी क्वेश्चन पढ़ो कि भाई आप कैसे मदद कर सकते हैं वन्य जीवन का संरक्षण में। और डी क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था कि आपने अपने इलाके में हरित संपदा के रखरखाव में योगदान दे सकते हैं, आपके द्वारा किए जाने वाले 2 कार्यों की सूची बनाइए। तो आप किस प्रकार से अपने एरिया के अंदर वाइल्ड लाइफ को बचा सकते हो, ग्रीन एरिया को बचा सकते हो, ग्रीन वेल्थ को बचा सकते हो। इसके लिए आपको 2 एक्शन कौन कौन से ले सकते हो उसके बारे में आपको बताना है। तो अभी हम इसके अंदर इसी बात पर चर्चा करेंगे। तो अपने इलाके में हरित संपदा यानी कि ग्रीनरी को बचाने के लिए, ग्रीन वेल्थ को बचाने के लिए आपके 2 क्रियाएं कर सकते हैं। पहला तो पेड़ लगाइए, उससे बचाइए, संरक्षित कीजिए, ठीक है, और सफाई कीजिए, प्लांटेशन ड्राइव चलाइए कि भाई आप जो है पेड़ काटने के जो है पेड़ को बचाएं, ना कि काटें। लोगों में जागरूकता फैलाइए। ठीक है, तो आप कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे, प्लांट लगा के, प्लांटों को पानी देके, लोकल एरिया को क्लीन करके, एंटी लेटर ड्राइव्स प्रिविलेज इलीगल ट्री कटिंग, और एक ऐसा आंदोलन खड़ा करके कि भाई जो इलीगली पेड़ों को काट रहे हैं वो ऐसा ना करें। ठीक है, तो आप अपने एरिया के हरित क्रांति को संरक्षित रख सकते हैं।
अब नेक्स्ट है टग ऑफ वॉर के लेकर क्वेश्चन, ठीक है। ओहो एक सेकेंड, टग ऑफ वॉर की तरफ से क्वेश्चन है। ओके सो ठीक है, तो ये 15th क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन ही होगा, और इसके बाद जो है वो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए बताया गया, लेकिन देखते हैं, हम सॉल्व करेंगे सभी। तो यह जो आपको बताया गया है, इसको एक टग ऑफ वॉर का गेम है जिसकी फोटो आपके बुक से ही ली गई है। तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, ज्यादा है नहीं बड़ा, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना है कि एक इसके अंदर दो टीमें हैं, जो ए टीम ने 500 न्यूटन के बल लगा रही है और दूसरी टीम ने 450 से लगा रही है। तो रस्सी पर लगने वाला कुल बल कितना है ये पता करना है, रस्सी पर कौन सी टीम जीतेगी ये भी बता देना है कि कौन सी टीम जीतेगी, और अपने उत्तर की व्याख्या भी करनी है, और सी और डी में से कोई एक ही जवाब देना है। तो ऐसी स्थिति में उदाहरण दीजिए जिसमें लगाया गया बल जो है वस्तु की दिशा में परिवर्तन करने का कारण बनता है, या फिर अगला सवाल जो है वो ऐसी दो स्थितियों के उदाहरण दीजिए जिनमें बल लगाया गया बल जो है किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन उत्पन्न करता है। तो ठीक है, अभी हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम सी और डी करेंगे, सी और डी में से कोई एक ही करना है। तो पहले हम ए से स्टार्ट करते हैं। इसके लिए पहले हम इंग्लिश मीडियम की तरफ भी जाएंगे, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी ये रहा कि अ डायग्राम शोन इन द टीम टू प्लेयर द टग ऑफ वॉर, अ टीम इज अ पुलिंग द फोर्स of 500 Newton to the left, and while team B is the pulling the force with a force of 450 Newton to the right. What is the need force? What is the net force? So what is the net force? What is the net force? One second. What is the net force acting on the rope? तो हमें बताना है कितना फोर्स जो है उस रोप पे लग रहा है। Which team will we win? कौन सी टीम जीतेगी, और अपना आंसर को एक्सप्लेन कर देना। तो फर्स्ट हम ए और बी को आंसर करेंगे, ठीक है। तो हम फर्स्ट ए और बी को आंसर करेंगे, तो देखेंगे कि भाई हम दूसरा है ये रहा 5th क्वेश्चन। कुछ टेक्निकल कारण आ गए इस वजह से ये हो नहीं पाया। एक मिनट हम दोबारा से सॉल्व करते हैं, दोबारा से बनाने की कोशिश करते हैं। ओके तो हमारे पास ये 500 जो है वो बाएं तरफ से लगाया जा रहा है, यानी टीम ए की तरफ से, और टीम बी की तरफ से जो है 450 लगाया जा रहा है। तो हम दोनों को माइनस कर देंगे, तो रस्सी पे जो है 50 बाईं और का बल लगाया जा रहा है, यानी नेट जो हमारा फोर्स लग रहा है वो 50 लग रहा है, 50 न्यूटन। तो वो भी किस तरफ लग रहा है, बाईं ओर। तो बाईं वाली टीम यानी कि टीम ए जो है वो जीत जाएगी, तो इसीलिए टीम ए जीतेगी क्योंकि उसकी ओर से अधिक बल लग रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर बी का भी आंसर हो गया और ए का भी आंसर हो गया, ठीक है। तो नेट बल कितना है 50, और जो टीम जीतेगी वो कौन सा जीतेगी, ए जीतेगी, क्योंकि ए का बल जो है ज्यादा लग रहा है। ठीक इसी तरह चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि भाई ऐसे दो स्थिति बतानी जबकि लगाया गया बल जो है उसकी दिशा में परिवर्तन कर देता हो और गति में परिवर्तन कर देता हो, ठीक है, यानी कि उसके दिशा और गति दोनों में परिवर्तन कर देता है। तो ऐसी दोनों स्थितियों के उदाहरण दीजिए जिसमें लगाया गया बल किसी वस्तु के आकार में भी परिवर्तन कर देता है, यानी कि उसके शेप में भी चेंज कर देता है। इसमें पढ़ते हैं, गिव टू एग्जांपल ऑफ द सिचुएशन इन व्हिच अप्लाइड फोर्स केसेस द चेंजेस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, यानी कि किसी वस्तु के डायरेक्शन को ही चेंज कर देगा of object. Give two example of the situation where applied force such as change the shape of an object. हमें दो एग्जांपल ऐसे देने हैं जिसके अंदर उसकी शेप को ही चेंज किया गया हो, यानी कि किसी वस्तु पर अगर हम बल लगाएं, किसी पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएं तो उसकी शेप चेंज हो जाए, और सी बोल रहा है कि हम किसी पे फोर्स लगाएं, एक्सटर्नल फोर्स लगाएं तो उसका डायरेक्शन ही चेंज हो जाए। ऐसा पॉसिबल है क्या, देखें। तो नेक्स्ट की तरफ चलें। तो सी क्वेश्चन जो है उसके अंदर क्या बोल रहा है कि आपको डायरेक्शन चेंज करना है। तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए आप बेस्ट एग्जांपल है आपके पास क्रिकेट। आप क्रिकेट देखेंगे, एक आदमी बॉल फेंकता है पूरी फोर्स के साथ, दूसरा व्यक्ति जो है उसको अपने बल्ले से यानी बैट से उसको बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर देता है, ठीक है। तो बल्ले से दिशा की चीजों को परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक इसी तरह जैसे आप कार चला रहे हैं तेज और अपने हैंडल मोड़ा, यानी कि अपने एक्सटर्नल बल लगाया कार के टायरों पे, और उससे क्या होगा
कि जो आपकी घर्षण होगा टायरों में और आपकी दिशा जो है वो बदल जाएगी। ठीक है, तो टायर थोड़ा सा फिसलेंगे और फिर वो आपकी दिशा बदल देंगे। ठीक है, कार की दिशा जो है वो बदल जाती है। चलिए नेक्स्ट, यानी कि डी वाला, भाई क्या शेप में भी चेंज हो सकता है? क्या शेप चेंज हो सकती है? देखिए, तो जो हम क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं मिट्टी पे, ठीक है, क्ले पे, तो उसके जो है आकार बदल जाता है। इसी तरह रबड़ की गेंद को, एल्युमिनियम की गेंद को आप क्या करते हैं कि भाई उस पर दबाव लगा के उसके आकार में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि एल्युमिनियम की गेंद है, आपने उसको पे हथौड़ा मारा तो उसका आकार जो है वो बदल जाएगा, उसका शेप जो है बदल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए है। तो आप इसे थोड़ी देर पढ़ेंगे, ठीक है, रोक कर आपको पढ़ना है। इसमें ये बताया गया है कि भाई दो महिलाएं हैं, दोनों का वजन समान है और दोनों ने एक ने चप्पल पहन ली और दूसरे ने सैंडल पहन ली। अभी बताना है कि कौन जो है आसानी से रेत वाले टीले पर, मतलब रेत वाली क्षेत्र पे, समुद्र के पास जो रेत है उसके पे किस सही से कौन चल पाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि दोनों जो है नुकीली सैंडल पहनकर और वो रेतीले समुद्री तट पर चलते समय अधिक सरलता किसको होगी, यानी कौन इजीली जो है वो रेत में चल पाएगा। इसको लेकर सवाल पूछा गया है कि भाई सेम वेट वाली जो वुमेन्स है और उन्होंने एक ने सैंडल पहन ली है और एक ने फ्लैट जो है शूज पहन लिए, स्लिप्स पहन लिए, और अब बताइए कि कौन जो है इजीली वॉक कर पाएगा सैंडी बीच पे, यानी जो रेतीला बीच है उस पर आराम से कौन चल पाएगा। सो आंसर की तरफ हम चलते हैं। इसमें तो सीधा ही आंसर है। ठीक है, तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसमें जनरली वो चल पाएगा जिसके पास फुल फुट फ्लेट, यानी कि जो सैंडल जिसने पहनी है वो आसानी से नहीं चल पाएगी, क्योंकि उसके जो सैंडल होंगे वो क्या बनाएंगे, वो प्रेशर बनाएंगे। ठीक है, वो धंस जाएंगे क्योंकि वो प्रेशर के रूप में काम करेंगे। ये नीचे जो सैंडल का ये वाला एरिया पोर्शन होगा ये रेत के अंदर धंस सकता है, और जबकि फ्लैट फुट वाले में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सेकंड की तरफ अच्छा, वो कारण भी बताना है। तो कारण यही है कि भाई जो नीचे वाला पोर्शन है वो प्रेशर बनाएगा और वो नीचे धंस जाएगी रेत के अंदर, तो इसलिए वो चल नहीं पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि भाई क्षेत्रफल जो है 4 मीटर स्क्वायर है और 100 मीटर का न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। तो बताइए कि लगाए गए दाब पर की गणना कीजिए। तो बल की गणना करनी है तो कितना लगेगा। देखो, इसके लिए हमने इसमें आंसर अवेलेबल है कि देखो 100 न्यूटन और अपॉन में जो प्रेशर लगाया जाता है वो क्या होता है, न्यूटन, यानी कि फोर्स अपॉन में जो एरिया लगता है उस पर। तो कितना प्रेशर लगेगा ये डिपेंड करता है कि फोर्स कितना है और एरिया कितना। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया। तो अब इसे सॉल्व कर देंगे, यानी कि 100 अपॉन में 4, तो 100 अपॉन 4 तो ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कि हम इसे कहेंगे 25 पास्कल। तो हम किस में नापते हैं, पास्कल वाले उसमें नापते हैं, पास्कल नापते हैं। पास्कल इज द एसआई यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर, यानी कि दाब को नापने की जो इकाई है, जो एसआई इकाई है वो क्या है, पास्कल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और हम काफी वीडियो लंबी हो जाएगी तो हम इसको एंड करेंगे जल्दी ही। वायुमंडल दाब क्या है, वायुमंडल दाब नापने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम बताइए। बिल्कुल, ये ना कभी कभी मेन क्वेश्चन में भी आ जाता है। तो वायुमंडल दाब यानी जो एटमॉस्फेरिकल प्रेशर है, इसको नापने के लिए हम इसका यूज करते हैं, बायोमीटर का यूज करते हैं। और आखिर ये है क्या, तो ये वायुमंडल के वायु द्वारा भार लगाया जाता है, यानी कि जो प्रेशर लगाया जाता है, किसके द्वारा प्रेशर लगाया जाता है, जो कि एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर मिलके हमारे ऊपर प्रेशर लगाते हैं उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो ये प्रेशर लगाया जाता है हमारे ऊपर, और फिर हम इससे क्या करते हैं कि अपनी चीजों को नापते हैं। हम ये देखते हैं कि कितना वजन लगाया जाता है। तो बैरोमीटर होता है, तो ये आपको आ सकता है एग्जाम के अंदर कि भाई बैरोमीटर से हम नापते हैं कि वायुमंडल जो है हमें पे कितना प्रेशर लगा है। ठीक है, वायुमंडल का प्रेशर जो है वो कितना। ठीक है, तो ये
ये जो है ये वाला पेपर जो है हमने इसे पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया है। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो हम इस पे एक अलग सेपरेट क्लास भी और ले सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमने इसमें सॉल्व कर लिया है। और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें इस पर लिख सकते हैं, इस पर हमें मैसेज कर सकते हैं। ये हमारे टूल्स हैं, जो व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप ये फ़ोन कर सकते हैं। और अगर आपको ये सैम्पल पेपर लेना हो, जैसे जो हमारा सैम्पल पेपर है, तो आप हमें इसी नंबर पर आप ये भी लिख सकते हैं, हार्ड कॉपी में चाहिए होगा तो। ये ठीक है, चलिए, थैंक यू। काफ़ी लंबी क्लास हो जाएगी।